यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम साइंस का क्लास। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट है, मतलब कि फिजिक्स वाला जो भौतिक विज्ञान जो है, क्योंकि पूरे साइंस में 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा बुक में। सबसे स्टार्टिंग में जो मिलेगा वो केमिस्ट्री का होगा, मतलब जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान के नाम से। तीसरा आपको मिलेगा जीव विज्ञान से। ठीक है, तो यहाँ से हम उठाए हैं पहला जो वो भौतिक विज्ञान का है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ क्या एकदम बेसिक चीज़ें उठाई जाती हैं, मतलब कि एग्जाम में कट टू कट जो क्वेश्चन पूछेगा वही बताया जाएगा। 100% क्वेश्चन मैच करेगा ही करेगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ज़रूर बताएं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन हम सिंपली एक भाषा में आपको बता दें, यहाँ पर बात सिर्फ प्रकाश की होगी। ठीक है, प्रकाश का मतलब है कोई भी चीज़ है जब वो क्या करेगा, किसी समतल पृष्ठ पर टकराएगा तो वो चीज़ क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक, तो सबसे फर्स्ट आता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। अब दृष्टि ज्ञान का मतलब क्या है, जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। प्रकाश का यही डिफिनीशन है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे अगर हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है, किसी वस्तु को देखना है, तो प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। तो वो कैसे प्रकाश के द्वारा वो दिखाई देता है, तो सबसे फर्स्ट ये, तो प्रकाश पहले उस वस्तु पर जाता है। ठीक है, उस वस्तु पर जाने के बाद, जाने का मतलब है आपतित होता है। अगर भौतिक विज्ञान की भाषा में बताएं तो प्रकाश उसमें जाकर क्या आपतित होता है पहले उस वस्तु पर, और वहां से फिर हमारे आंखों पर क्या होता है, वहां से जब परावर्तन होता है तो हमारी आंखों तक पहुंचता है। जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तब जाकर के वो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देने लगती है। प्रकाश का तो ये हो गया गुण। दूसरी चीज प्रकाश के बारे में और बता दें, प्रकाश ही एक ऐसी चीज है इस धरती पर जो कि उसका वजन नहीं होता है, मतलब उसका वेट नहीं होता है, उसका द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, अब प्रकाश का जो होता है, पहले यहाँ से प्रकाश का स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब है कि प्रकाश हमें कैसे कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे अगर हमें भोजन की बात करें तो गेहूं हो गया। अब गेहूं हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कि जो भोजन हम करते हैं जिसमें रोटी बनाते हैं तो वो हमें गेहूं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। गेहूं कहाँ से, किसान जब पैदावार करता है तब वहाँ से हमें क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये एक क्या है, सोर्स है, मतलब फूड का, भोजन का एक सोर्स है। उसी तरह प्रकाश का स्रोत क्या है, कहाँ से प्रकाश आता है, तो सबसे पहला प्रकाश जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है प्रकाश। एक तो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। 2 प्रकाश स्रोत होते हैं। ठीक, और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको हम प्रोवाइड कराते यहाँ रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि एक ही वीडियो में आपका पूरा जो एग्ज़ाम में आने वाला है क्वेश्चन वो हम करा दें। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, टिक वाला क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कि कई सालों का सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन उसको कराते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, दीप्त और अदीप्त दोनों को जब हम मिला देंगे तो उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, मतलब कह सकते हो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक, इतना से भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। कह रहे जैसे सूर्य, सूर्य किसी के द्वारा नहीं क्या होता, प्रकाश नहीं देता, वो खुद का क्या करता, अपना खुद का प्रकाश देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश दे, मतलब खुद ईश्वर है। मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे नहीं कहते हैं कि ईश्वर का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है, तो सेम वही चीज है। जैसे ईश्वर जो कह दिए वो हो गया, उसी तरह ये सोर्स है, प्रकाश खुद यहाँ से आता है, ईश्वर है ये। ठीक है, तो दूसरा है तारा। तारा से भी हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तारा के पास खुद का प्रकाश होता है।
वैद्युत बल्ब जो ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, इससे भी हमें क्या होता है, कोई बल्ब अगर जल रहा है तो वहां से हमें प्रकाश मिलता है, ये किसी दूसरे की सहायता से नहीं मिलता है। अब तीसरे पर यहाँ पर दूसरे पर आते हैं, ये तो क्लियर हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत जो अपने आप से खुद भगवान हो वहां से प्रकाश दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है अदीप्त में, ये है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं, बल्कि किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश क्या करते देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जैसे चंद्रमा। अब सोचो कि चंद्रमा कैसे, फिर क्या हुआ, चंद्रमा तो चमकता है, सही बात है, रात को अगर चंद्रमा की रोशनी अगर पृथ्वी तक पहुंचती है तो हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन चंद्रमा का वो खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पर जो प्रकाश हमें मिलता है वो सूर्य के द्वारा प्रकाश मिलता है। चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाशित होता है, तब जाकर के यहाँ से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। कांच भी क्या करता है, हमें प्रकाश नहीं देता है, बल्कि उस पर पहले आपतित होता है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पहले आपतित होता है, फिर वहां से परावर्तित होकर पृथ्वी तक आता है, ठीक है। और ये कांच हो गया, कांच पर भी वही सिस्टम है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब गुण, तो प्रकाश का गुण क्या होता है, मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे में जितना हम अधिक जान सके वही उसका क्या कहलाता है, गुण कहलाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर लिखे हैं, कह रहा है कि प्रकाश स्वयं जो होता है वो अदृश्य होता है, मतलब कि प्रकाश जो होता है स्वयं तो नहीं दिखेगा, मतलब हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं। मतलब प्रकाश अगर उपस्थित है तो हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। स्वयं प्रकाश जो होता है वो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक। दूसरा है, कह रहा प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। यहाँ पर दिया गया प्रकाश जो होता है वो क्या करता है, सरल रेखा में गति करता है, मतलब कि एक सीधी रेखा में वो क्या करता है, प्रकाश गति करता है। ऐसा नहीं है कि वो आधा टेढ़ा में क्या करेगा, वो मोशन करेगा, ऐसा नहीं है, या जिग जैग टाइप में मोशन नहीं करेगा, वो किस टाइप में, एकदम सीधा क्या करेगा, वो मोशन करेगा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। थर्ड में आते हैं, दिया प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे दिया कांच वायु से गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी लोहा से नहीं गुजर सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये बोल रही है, मतलब तीसरा गुण ये बोल रहा है कि जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है, जैसे कि कोई भी चीज हो, जैसे कांच हो गया, तो कांच के हम इस पार, जैसे ये कांच है, हम यहाँ पर ये कांच लेते हैं, तो इस कांच से हम क्या करते हैं, इस पार अगर लाइट भेजेंगे तो ये लाइट जो होगी उस पार चली जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लगाए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो ग्लास लगा है, इसमें अगर हम देखें तो ये पार्ट जो है यहाँ से अगर हम लाइट को क्या करें, यहाँ से लाइट को पास कराएं तो इस पर लाइट क्या करेगा, आ जाएगा। मतलब कि ये पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब ये होता है कि जो इधर भी और उधर भी दोनों साइड में क्या करे, दिख जाए हमें, ठीक है। उसको सामने रखने पर हमें दोनों साइड दिख जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको लगा दें तो इसमें से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया पारदर्शी माध्यम। जैसे दिया एक कांच, कांच क्या होता है, कांच अगर यहाँ पर हम ऐसे खड़ा कर दें और उसमें देखें तो हमें इधर वाली वस्तु भी क्या होगी, दिखाई देगी। वायु क्या होता है, वायु जैसे अब आपको पता ही है कि जो ये पूरा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें सारी क्या है, वायु भरी पड़ी हुई है। वहां पर भी हम क्या करते हैं, प्रकाश को जब जलाते हैं तब भी पर वो प्रकाश क्या करता है, ट्रेवल करता है, मतलब गति उसमें भी करता है। कह रहा है कि गुजर सकता है, मतलब उसमें भी क्या होता है, गुजर सकता है। कह रहा अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी और लोहा। अपारदर्शी माध्यम का मतलब ये हुआ कि लकड़ी का मतलब आप समझ जाए कि ये जो यहाँ पर दिया गया है बोर्ड है, अपारदर्शी मतलब इस साइड अगर लाइट जलाएंगे तो उस साइड नहीं दिखेगा हमें, ठीक, वो अपारदर्शी माध्यम होता है। जैसे कि इसको भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लाइट जलाएंगे तो लाइट इस पार नहीं आ पाएगा, तो ये अपारदर्शी माध्यम हो गया, ठीक है, मतलब कि इधर से उधर नहीं जा सकता। तो ये हमारा फर्स्ट माध्यम हो गया, इधर वाला हमारा जो होगा दूसरा माध्यम होगा। अगर ऐसे हम खड़ा कर दें इसको तो इस साइड और इस साइड, कह रहा है ऐसे नहीं गुजर सकता है, मतलब लाइट वहां पर नहीं गुजर सकता है। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा, इन सब में एक तरफ से अगर जैसे यहाँ पर लकड़ी या लोहा खड़ा कर दें स्लीट एक के, तो उस स्लीट से लाइट जो होगा दूसरी साइड नहीं जा पाएगा। फिर आगे कह रहा चौथा, कह रहा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि
कितनी दूरी तक वो क्या करेगा, जाएगा, कितनी दूरी तक प्रकाश हमें, प्रकाश को क्या कर सकता है, दिखा सकता है, मतलब कितनी डिस्टेंस तक वो जाएगा प्रकाश। 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम होता है। ये एंगस्ट्राम जो देख रहे हैं ये क्या है, दूरी का क्या है, दूरी का ही ये क्या है, मात्रक है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब आपको बताते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, मतलब प्रकाश किसमें किसमें ट्रेवल करता है, किसमें किसमें नहीं करता है। एक माध्यम जहां पर प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, मतलब कि जिन माध्यमों से वो क्या करे, गुजर जाए, उसे हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया प्रकाशिक माध्यम, जिसमें से प्रकाश क्या करे, गुजर जाए, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला दिया पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, कह रहे जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, जैसे वायु और कांच। जैसे यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि वायु और कांच, इसमें अधिकांश का मतलब ये बोला, अधिकांश का मतलब होता है कि अधिक प्रकाश क्या होता है, दूसरे साइड चला जाता है, कुछ परसेंट क्या होता है, इधर रहता है। जैसे कि जितना आपको प्रथम माध्यम में दिखेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 माध्यम लिए हैं, ठीक, ये प्रथम माध्यम हो गया, ये फर्स्ट वाला माध्यम हुआ, और ये क्या हो गया, दूसरा माध्यम हो गया, ठीक, ध्यान से समझो, ठीक है। अब कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, वो आपका समझ लीजिए कि क्या है, क्वेश्चन बॉक्स है। इतना क्वेश्चन भेज दीजिए अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है कि सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। एग्जाम से पहले ऐसी स्टडी करिए कि जिस रेस में आप बैठिए उस रेस के विजेता आप हो, दूसरा और कोई ना हो। जिस चीज़ को पढ़िए ऐसे पढ़ दीजिए जैसे कि दोबारा उसको हमें अपनी पूरी लाइफ में कभी ना पढ़ना पड़े, ये तरीका होता है। तो ये हम 2 माध्यम ले लिए। अगर यहाँ से हम प्रकाश को भेजते हैं, ठीक है, तो वो प्रकाश जो होगा ना इस माध्यम में भी आएगा। अगर यहाँ से भेजें तो प्रकाश इस माध्यम में भी आ जाए, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाए। तो पहला जो है ट्रांसपेरेंट ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग वायु ले रहे हैं और कांच ले रहे हैं। तो कांच, अगर मान लीजिए यहाँ पर कांच लगाते हैं, यहाँ पर लाइट जलाते हैं, तो इस पार भी लाइट हमें मिल जाता है। लेकिन क्या जैसे 100% है तो क्या 100% पूरी लाइट इस साइड आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मान के चलते हैं कि 90% लाइट जो होता है सेकंड वाले माध्यम में चला जाता है। फर्स्ट माध्यम में जब भी होगा क्या होगा, अधिक होगा, इसमें कम होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि अधिकांश, अधिकांश का मतलब है कि इसमें 100% है, अब 10% लाइट ये क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी सारी लाइट को क्या करता है, भेज दे रहा है दूसरे साइड। वही बोला अधिकांश लाइट जो होगा वो दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये होगा पारदर्शक माध्यम, मतलब ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग दूसरी तरफ चला जाए, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, ठीक है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तीसरा कह रहा है पारभाषक माध्यम, कह रहा है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। आंशिक, यहाँ पर सबसे, कक्षा 10 में आप लोग हो ना, तो ये सब वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो, सिर्फ पढ़ लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नए नए यहाँ पर शब्द मिल रहे हैं उसको समझना। जैसे अब आंशिक का मतलब कम लोग जान सकते हैं कि आंशिक का मतलब क्या होता है। आंशिक का मतलब ये होता है कम, मतलब कि बहुत कम प्रकाश का जो प्रकाश की रे है वो बहुत कम क्या होगा, दूसरे साइड जा पाएगा, उसे हम लोग क्या बोले, आंशिक भाग, मतलब कम भाग। इसमें क्या था, अधिकांश भाग, ज्यादा भाग चला जाएगा। और अगर ये है जैसे पारभाषक माध्यम अगर है तो वो माध्यम में क्या होगा, आंशिक भाग जाएगा, मतलब कुछ भाग। जैसे 100% है तो हो सकेगा कि 20% इस साइड आए, बाकी उधर साइड रह जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखो यहाँ पर दिया दूषित जल, अगर गंदा जल है, ठीक है, पानी क्या है, गंदा है, जैसे पनारा, गांव घर में देखे होंगे आप लोग कि दूषित जल का मतलब पनारा, जो पनारा में अगर हम लाइट को ट्रेवल कराएं तो लाइट वहां पर नहीं जा पाएगी, ठीक है, उसकी किरण जो है वो नहीं जा पाएगी उसमें ज़्यादा दूर तक, कुछ भाग जाएगा लाइट। फिर कह रहा है कि घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच का मतलब कि अगर कोई कांच है, जैसे कि जो हम लोग टार्च यूज करते हैं अंधेरे में, तो वहाँ ऊपर एक ग्लास लगा होता है कांच का, अगर उसको हम रगड़ दें, बहुत अच्छे से उसको रगड़ दें, मतलब घिस दें कायदे से, तो जो हमारा लाइट होगा वो दूसरी तरफ क्या होगा, नहीं जा पाएगा।
तो उस माध्यम को भी, मतलब उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पारभाषक माध्यम, मतलब कुछ भाग दूसरे साइड जाएगा। फिर आगे बोला तेलीय कागज, जैसे कि मान लो हम लगाए हैं तेल सर पे, और यहाँ पर क्या करें, कागज ले करके इस पर रगड़ ले तो उसमें से भी कुछ भाग क्या होगा, दूसरे साइड जाएगा, और अधिकतर क्या होगा, एक साइड, मतलब पहले इस माध्यम में रह जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे क्लास 6 में, तो हम लोगों के एक टीचर थे, वो एक हमारा फ्रेंड था, वो कम से कम कुछ नहीं तो 50 ग्राम तेल लगा कर आ जाता है, और तेल उसका इस साइड से पूरा, मतलब कि लीक हो रहा था, कह सकते हो लीक हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा वो लगाता था। तो अगर इस तरह आपका भी फ्रेंड होगा तो वहीं पर एक कागज़ लेकर के उस पर तेल लगा लो, तो उसमें फिर लाइट को ट्रेवल कराएंगे, तो ये पारभाषक माध्यम कहलाएगा। ठीक, दूसरा आता है अपारदर्शक माध्यम, यहाँ पर हम लिख कर बस समझा देते हैं। अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। ये अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, मतलब कह सकते हो कि जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, मतलब कि इस पार से इस पार आए ही ना, मतलब कह सकते हो बहुत ढीठ किस्म का, ये होगा, जाने ही नहीं देगा। जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम है, जब तक तुम उस लायक नहीं रहोगे तब तक वहां पर एंट्री नहीं होती है। सेम उसी तरह जो लायक था उसमें प्रकाश क्या किया, ट्रेवल किया, कुछ जुगाड़ वाले भी गए, मतलब पारभाषक माध्यम का मतलब कुछ जुगाड़ वाले भी गए, और ये क्या है, अपारदर्शक माध्यम, जो एकदम बेकार होगा उसका कुछ नहीं हो सकता है, मतलब वो नहीं जा पाएगा, एंट्री नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से अपारदर्शक माध्यम का मतलब ये होता है जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग क्या हो दूसरे माध्यम में न जा पाए, वो अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे में यहाँ पर हम लिखे हैं कि लकड़ी और लोहा, लकड़ी और लोहा में एक तरफ से हम भेजेंगे लाइट को तो दूसरी तरफ नहीं आ पाता है। ठीक, ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही हम धमाकेदार वीडियो आपसे शेयर करते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में अगर लेक्चर से आपको कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ क्वेश्चन आपको हमसे पूछना है, या किसी टॉपिक पर हाई स्कूल जो आपको न समझ में आता हो, आप टॉपिक भेज सकते हैं, हम यहाँ पर वीडियो बना करके आपको पढ़ाकर सेंड कर देंगे। और दूसरी चीज़, और जो व्यक्ति यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भेजेगा उसका हम नाम भी इस पर लिखेंगे कि ये लड़का मेहनती है, और ये क्या किया था, ये हमसे बोला था कि सर इस पर भी क्या करें, ये टॉपिक बना दें। हम आपको बता रहे हैं प्रकाश किरण क्या होता है। कह रहे कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है एक सीधी रेखा में, तब उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। ठीक है, मतलब कि जब प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है, तो उस जिस पथ पर चलता है उस पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो और उस जब प्रकाश चलता है तो उसका जो समूह होता है उस समूह को हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। मतलब कि प्रकाश जब बहुत ज्यादा मात्रा में, उसकी किरणें जो हैं वो गुच्छे के रूप में होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, उसको उसके समूह को हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज जो होता है वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों यहाँ पर हम यहाँ पर लिखे हैं। पहला जो होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती हैं, जाकर मिलती हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर अभिसारी प्रकाश पुंज को हम दिखाए हुए हैं। इसमें और सारे प्रकाश अगर किरण को हम बना लें तो ये सारे प्रकाश किरण जो है किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ये क्या करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस कराता है। तो यहाँ से हो जाएगा प्रकाश की समस्त किरणें जब एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ये क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित करता है, एक जगह पर लेकर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से निकलती हैं
जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। आती हुई प्रतीत का मतलब जैसे इस साइड यहाँ पर हम देख सकते हैं ओ बिंदु से ये प्रकाश की किरणें क्या है, निकल रही हैं। निकलने के बाद यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि आती हुई प्रतीत होती है। वहां पर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं और यहाँ पर एक बिंदु से निकलती हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश फैलता है, ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, दूसरा प्रकाश को एकत्रित करता है। ठीक है। फिर आता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें समस्त किरणें वो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तब उसे हम लोग बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। जैसे यहाँ पर अगर फिगर ड्रा करें तो ये हो गया और ये सभी किरणें क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, तब इसको हम लोग बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। ये समझ में आ गया। प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण टोटल 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी में जानते हैं एक बिंदु पर आकर मिलेगी। अपसारी का मतलब एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। और तीसरा है जब जब सभी किरणें क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। अब आता आगे वाली जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कह सकते हो कि जब प्रकाश क्या होता है, किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराता है तो टकरा करके पुनः क्या करता है, उसी माध्यम में लौटने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हमेशा क्या होगा, एक दर्पण लिया जाएगा। इस दर्पण पे जैसे एक तरफ हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर इस साइड दिखाते हैं, इस साइड पॉलिश करते हैं और यहां से मान लीजिए प्रकाश को हम भेज रहे हैं और ये परावर्तन होकर इस डायरेक्शन में चला जा रहा है। ठीक है। ठीक, ये दिखाया गया है। इस किरण को हम आपतित कराते हैं, मतलब इस बिंदु पर जब आपतित कराते हैं तो ये हमारा जो है वो क्या है, यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई भी, यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रकाश किरण को भेजते हैं। तो जब भेजते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण है। और ये क्या होता है, परावर्तित किरण। ठीक है। और ये होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये होता है ये परावर्तक सतह। या चिकनी सतह भी बोल सकते हैं इसको। ये होता है आपतित किरण है तो ये आपतन कोण बोला जाएगा। आपतन कोण, इसको हम लोग लिखते हैं आई से। और ये होता है परावर्तन कोण। ये होता है, इसको आर से लिखा जाता है। ठीक है। और ये जो होता है ये सीधा एकदम है, ये होता है अभिलंब। ठीक है। ये हो गया। इसको यहाँ पर अगर हम ले लें, यम ले लें और इसको क्या ले लें, यन ले लें। ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे परावर्तन कब होता है, अपवर्तन कब होता है, तो परावर्तन तब होता है जब कोई भी प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में रह जाए। जैसे यहाँ से हम भेजेंगे इसको, ये इसी माध्यम में रह जाता है। अपवर्तन कब होता है, जैसे ये मान लीजिए ये कोई माध्यम है, इस साइड से ये इस साइड निकल जाए। जैसे ये यहाँ से जो हम भेज रहे हैं आपतित किरण, ये अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, इसी डायरेक्शन में निकल जाएगा, तब उसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। ये परावर्तन होता है जो कि उसी माध्यम रह जाएगा। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट माध्यम लेते हैं, ये हमारा क्या है, सेकंड माध्यम है। ठीक है। ये फर्स्ट माध्यम है और ये सेकंड माध्यम है। इसमें क्या एक ही माध्यम है, उसी माध्यम में जब हम प्रकाश किरण को भेजते हैं तो वो चिकनी सतह से, परावर्तक सतह से टकराता है, टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को ही प्रकाश का हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। अब आपतित किरण कब किसे बोलते हैं, जो जिस किरण को हम भेजते हैं परावर्तक पृष्ठ पर, उसे आपतित
किरण बोलते हैं। आपतित का मतलब कि लेकर आते हैं उस किरण को, और उसके द्वारा अभिलंब के द्वारा एक कोण बनता है। मतलब आपतित किरण जो आती है और अभिलंब, इन दोनों के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आई से होता है इंसिडेंट, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अभिलंब और जो परावर्तित किरण होता है उससे एक कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन कोण होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन का दो ठे नियम दिया गया है। ठीक है, वो कौन कौन सा नियम होता है? पहला होता है, पहला प्रथम नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम में क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यहां से ध्यान दो, आपतित किरण पहला लिख लेंगे, दूसरा परावर्तित किरण, और तीसरा क्या हो जाएगा, अभिलंब। कुछ नहीं करना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रथम नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा हो गया द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब ये आपतन कोण हो गया, ये क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो आपतन कोण का मान जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। ठीक है, अब आगे आता है ये कि अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पर हम आपतित किरण जो ऐसे तिरछा न भेज करके अगर हम क्या करें, लंबवत भेज दें, जैसे किसी एंगल पर न भेज करके हम उसको लंबवत अगर भेज देते हैं तो क्या होगा, जैसे ऐसे डायरेक्ट भेज दें, मतलब इसको जिस डायरेक्शन में लेकर आएंगे, जैसे लंबवत अगर हम इंसिडेंट कराएंगे, लंबवत आपतित कराएंगे, तो ये क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में पुनः क्या करेगा, वापस लौटने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। लेकिन जब लंबवत कराएंगे तब क्या होगा, तब उस कंडीशन पर कोण आई जो होगा और कोण आर दोनों बराबर तो होंगे ही, लेकिन जीरो होगा दोनों। ठीक है, समझ में आया? खुद की लाइफ बनाने के लिए खुद परिश्रम करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो इसमें दिया है कि नियमित परावर्तन क्या होता है। पहले समझ लो, जब हम प्रकाश को किसी चिकने या पालिशदार सतह पर इंसिडेंट कराते हैं, मतलब आपतित कराते हैं, तो परावर्तन के बाद वो क्या होता है, समांतर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। कह रहा है जब प्रकाश का परावर्तन चिकने या पालिश युक्त पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। यहाँ पर देखोगे तो हम बनाए हैं, ये हमारा क्या हो गया ये एक दर्पण हो गया, जो कि कह सकते हो कि चिकना या पालिशदार ये सतह है। इस पर जब हम क्या कराते हैं, आपतित किरण भेजते हैं, तो ये परावर्तन के बाद क्या होती है, परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। ठीक है, अब दूसरा आता है कि अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है। जैसे देखे होंगे कि जो न्यूज़पेपर होता है वो खुरदुरा कागज पर उसको रखा जाता है, तो उसको खुरदुरा कागज पर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उस पर जो परावर्तन है वो सही ढंग से हो। इसमें समांतर हो जाएगा तो वस्तु हमें दिखेगी नहीं, क्या होगा, चमकने लगेगा। लेकिन खुरदुरा जैसे अनियमित जो होता है, जिसमें खुरदुरा होता है, अनियमित और विसरित परावर्तन जो होता है उसमें क्या होता है, वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है। तो इसीलिए न्यूज पेपर को और कांच से बनी खिड़कियों में जब दरार आ जाती है तो उसमें भी हमें क्या होता है उसमें भी देखोगे तो विसरित परावर्तन उसमें भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर का जो तल होता है वो खुरदुरा बनाया जाता है, क्योंकि परावर्तन अच्छे ढंग से हो। जैसे यहाँ पर नियमित है, उसी तरह यहाँ पर अनियमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनियमित। अनियमित, अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन में क्या होगा अनियमित परावर्तन में जब हम पृष्ठ को क्या रखेंगे, खुरदुरा रखेंगे। ठीक है, ये खुरदुरा पृष्ठ हम ले रहे हैं, इधर हम क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। अगर हम यहाँ से प्रकाश किरणों को भेज रहे हैं तो ये परावर्तन के बाद ये किरणें इधर जा सकती हैं, इधर जा सकती हैं, इधर जा सकती हैं और
इधर जा सकती हैं, ठीक है। मतलब कि इनका परावर्तन जब होता है तो वस्तुएं हमें क्या होती हैं, अच्छे से दिखाई देती हैं। तो इसका अनियमित परावर्तन का डिफिनीशन अगर देखें तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे, जैसे यहाँ पर लिखे हो चिकने, तो चिकना या पालिश युक्त हटा करके हम क्या लिख देंगे, खुरदुरे पृष्ठ से होता है। खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश कीड़े परावर्तन के पश्चात एक दूसरे की क्या होती हैं, एक दूसरे के इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। ये डिफिनीशन हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमारी जो नई टॉपिक है वो है दर्पण, ठीक है। पारदर्शी कोई माध्यम ले लें, उस पारदर्शी माध्यम में क्या करें, एक तरफ हम क्या करें, पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दर्पण। मतलब कोई भी दर्पण हो, अगर एक तरफ से प्रकाश का क्या कराता है, परावर्तन कराता है, और दूसरी तरफ क्या हो, पॉलिश किया गया हो, तब उसे हम लोग कहेंगे दर्पण। ये दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में हम कह सकते हैं कि कांच का कोई भी एक समतल पृष्ठ ले लें, कांच का बना हुआ कोई समतल पृष्ठ ले लें, उस समतल पृष्ठ पर हम क्या करें एक तरफ पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ से हम क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं। जैसे यहाँ वो फिगर बना करके हम समझा रहे हैं, ये यम और यम डैश, ठीक। ये कांच का कोई भी हम समतल पृष्ठ लिए हैं, उस पर एक तरफ हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, दूसरे पृष्ठ पर हम क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं। तो यहां से हम प्रकाश को भेज रहे हैं और परावर्तन के पश्चात इधर प्रकाश आ जा रहा है। ये क्या है, अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण, आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ठीक है। समतल पृष्ठ समतल दर्पण इसको कहते हैं, समझ में आया। अब समतल दर्पण, ये दर्पण में क्या होता है, एक तो हो गया समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण मतलब कैसे, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक तरफ हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो ये कहलाता है गोलीय दर्पण। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम लेते हैं, ये हो गया गोला, और इस गोले को हम क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। काटने के बाद इस हिस्से को काट दिया जाता है, अगर हम काट करके इसको निकाल दें, ठीक, इस तरह हम हटा दे रहे हैं इसको, इस तरह इसको हटा देते हैं हटाने के बाद यहां से और यहां तक इसमें क्या होगा, अगर हम जैसे इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, अगर इधर पॉलिश कर दें और इधर प्रकाश का क्या कराएं, परावर्तन कराएं, तब भी पर ये गोलीय दर्पण होगा। अगर क्या करें, इस डायरेक्शन में कर दें, जैसे इधर पॉलिश कर दें और यहां से हम प्रकाश का क्या कराएं, परावर्तन कराएं, तब भी पर ये क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है लेकिन गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा है, एक तो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का दो भाग, एक अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण कब कहेंगे, वही चीज रहेगा जो डिफिनीशन गोलीय दर्पण का था, इसमें भी वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। जब हम कहेंगे कि किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिस पर उसमें बोले थे कि एक तरफ हम पॉलिश कर दें, दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन करा रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना, उसका नाम लेना है बस। मतलब कि अवतल दर्पण में कहेंगे कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसमें हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और दबे हुए भाग से हम क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। जैसे यहां पर देख रहे हो, एक चीज है, यहां पर कांच का कटा हुआ, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ ये भी भाग है,
और ये भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, पॉलिश जो उभरा हुआ हिस्सा है उस पर किए हैं, और जो दबा हुआ है उससे हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण का क्या होगा, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिस पर हम क्या करें, दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और उभरे हुए भाग से हम क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बोला जाएगा, उत्तल दर्पण। बाकी आप लोगों को पता है ये क्या है ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला हिस्सा जहां पर लाइट को हम भेजते हैं, प्रकाश को भेजते हैं, वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, जिस पर पॉलिश कर देते हैं। इसमें देखिए तीन चीजें मिलाई जाती हैं, एक तो होता है पारा, पारा का भी पॉलिश कर सकते हैं या चांदी का, या तीसरा होता है लोहे के लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड, लोहे के लाल ऑक्साइड का हम इस पर लेप लगाते हैं। जैसे किस साइड आई खुरदुरा दिखाए ना ऐसे, इस पर या तो पारा या तो चांदी या लोहे के लाल ऑक्साइड का लेप लगाते हैं। लेप लगा करके तब जाकर के हमारा दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा पृष्ठ, तब जाकर के वो परावर्तक पृष्ठ बनता है। मतलब कि तब जाकर के वो क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन कराता है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक, इसमें बचता है दो टॉपिक, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें, और आभासी प्रतिबिंब का मतलब है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त न कर सके। छोटा सा चीज बता दे रहे हैं, बाकी ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लेक्चर 4 है, लेक्चर 5 में आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो आएगा। ठीक है, जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन रहेगा सब आएगा, और कुछ क्वेश्चन उसमें हम कराएंगे और कुछ क्वेश्चन लेक्चर वाले में जो कराए हैं उसको नहीं कराएंगे। सो थैंक यू। और वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप क्लास 10th में हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम उस समय आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। क्वेश्चन बैंक जो बच्चे लेते हैं, मास्टरमाइंड लेते हैं, और बाकी जितने भी एग्जाम के मटेरियल्स बनकर आते हैं मार्केट में, हम आपको उसकी सारी सच्चाइयों को बता दे रहे हैं। उसमें होता क्या है, लैंग्वेज को हार्ड कर देता है, जबकि अब उस लैंग्वेज को तुम जब पढ़ोगे तो वो तुम्हें तैयार नहीं होगा। सोचते हो कि बहुत हार्ड नहीं होता है, लैंग्वेज को अगर आसान कर दोगे तो चीज़ें सारी आसान